0.125। अच्छा, ये उसका सॉल्यूशन है। 0.0125 आ रहा है। ये आयुष गौर का जो है थोड़ा सा गलत हो गया। दीपक सिंह इज राइट, अखिलेश वर्मा इज राइट, संजय कुमार का भी आंसर सही है। आयुष गौर चेक करिए एक बार। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक बार रीड करिए आप लोग। इसमें क्या है, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, यानी वाटर की डायमीटर दी है ड्रॉपलेट की, वो कितनी है 0.04 mm। तो डी हमको दिया है 0.04 mm। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेने से पहले करा था। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब बेटा जिसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्लास शुरू करते हैं। अब जो प्रॉब्लम है बाद में देखेंगे। पता नहीं 40 लोगों का ज्वाइन हो जाता है और कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं होता है, या तो उनके घर में कोई नेट की दिक्कत है या तो कोई और दिक्कत है उनको। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। डायमीटर दी है हम लोगों को 0.04। प्रेशर दिया है इनसाइड, यानी पी आई की वैल्यू हमको कितनी दी है, सॉरी प्रेशर आउटसाइड, ये आउटसाइड का प्रेशर हमको दिया है पीओ, जिसकी वैल्यू दी है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, 1/100 से 1/100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। अब हमको करना क्या है इसमें, प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, यानी जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर का प्रेशर जो होता है क्या होता है वो पी आई, ये हम लोगों को ज्ञात करना है।
पी आई की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है, पी ओ की वैल्यू दी है और सरफेस टेंशन की वैल्यू भी हमको दी है कितनी, 0.0725 न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर। यानी सिग्मा हम लोगों को दिया है, पीओ दिया है, डी दिया है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, पीआई। अब पहली बात तो ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसमें ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, डेल्टा पी बराबर होता है 2 सिग्मा अपॉन आर। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन आर। ठीक है, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पीओ, पी आई माइनस पीओ। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, पीओ हमको पता है, सिग्मा पता है, आर पता है, पी आई की वैल्यू यहाँ से हम लोग जो है ज्ञात कर लेंगे कितनी हो जाएगी। तो पी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, सब लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिए जो भी कैलकुलेट कर चुका है पी आई। अच्छा, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वाकई में मुझे लग रहा है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हाँ हो सकता है नेट ना चल रहा हो या फिर मोबाइल में कुछ उनके दिक्कत हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो या तो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और भागना चाहते हैं कि बता दें कि ज्वाइन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो मैं उन लोगों को खास कर ये बताना चाहता हूँ, बेटा क्लास ज्वाइन करो या ना करो, कोई कंपलसरी नहीं है, बहाने सबके पास बहुत सारे हैं। अगर कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ने का मन हो तो क्लास ज्वाइन करो और कुछ सुनो, लेकिन ये कहना कि सर ज्वाइन नहीं हो रहा है इससे हम बच जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, जिसको नहीं है वो पता नहीं एक्सक्यूज ढूंढता है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में जिसमें मन लग रहा है वो अपना काम करते रहें। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने कितनी बार कहा है कि अगर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो आप लोग मुझे क्लास के बाद जो है कॉल करिए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने क्लास के बाद में मुझे कॉल नहीं करा। जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तभी बताते हो कि सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, तो ये सब जो है थोड़ी बेवकूफ़ी भी लगती है तुम्हारी तरफ से, और हो सकता है किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब इतने सारे बच्चे इनरोल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, और 2-4 बच्चे गिने चुने हैं जो मैं रोज देख रहा हूँ कि उन्हीं को बस दिक्कत होती है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मन नहीं है पढ़ने का तो आराम से घर में बैठो, कोई ज़रूरी नहीं है क्लास ज्वाइन करना। और अगर वाकई में ज्वाइन करने का मन है तो बेटा क्लास के बाद मुझे कॉल करो, क्लास के दौरान ही कॉल करोगे, या तो मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ या तो फिर पढ़ा लूँ, एक ही चीज़ हो सकती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा उन बच्चों का, लेकिन वो समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। डी दिया है हमको 0.04, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। प्रेशर दिया था पीओ 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इसको क्या करा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करा है, तो क्या करा है 10⁻⁴ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सिग्मा की वैल्यू हमको सही दी थी 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल करा। अब ये 4 कहा आ गया, 4 ये इसलिए आ गया क्योंकि डायमीटर की जगह हमने रेडियस रख दिया, सॉरी रेडियस की जगह डायमीटर रख दिया है। आर बराबर क्या होता है, d/2, तो जब आर बराबर d/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडियस होता तो क्या होता, 2 सिग्मा अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू रख दी है, और जो प्रेशर हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर किसी ने ये, सॉरी ये उसमें होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा ये,
नहीं 7250, हाँ ये जो आया है इसमें है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आना चाहिए था 72। 72 इज रॉन्ग। 72 इज रॉन्ग, सबका आंसर गलत आया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करा होगा कन्वर्जन में, तो वो सब लोग चेक कर लो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर आ रहा है तो ये आना चाहिए। अब क्योंकि देखो जनरली हम लोग करते क्या है, सवाल में जैसे दिया रहता है ना, जैसे इसमें दिया था आउटसाइड प्रेशर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग जो इनसाइड प्रेशर निकालेंगे वो भी क्या निकालेंगे, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। तो जैसे सवाल में दिया हो आंसर भी हम लोग उसी फॉर्म में जनरली करते हैं। अगर ये भी कर दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है 11.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ फॉर्मूला 2t वाला ही यूज होगा। ये डी की जगह क्या कर दिया है, आर की जगह सॉरी d/2 रख दिया है, इसलिए ये 4 हो गया है। फॉर्मूला यही होगा, या तो ये फॉर्मूला लगाओ p बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर। नहीं मैं एक चीज मिस कर गया यहाँ पे, जो ये जो 7250 निकला है ना, ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा पी निकाला इन्होंने, यानी कि पी आई माइनस पीओ की वैल्यू जो है 7250 निकाली है। ठीक है, पी आई माइनस पीओ ये निकल के आई है 7250। तो पीओ कितना दिया था 10.32, यानी कि ये था पीओ। तो इसमें जब ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, 0.725, 0.725। तो 0.725 में जब ये 10.32 ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर, ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो ये निकल के आएगा। सही आंसर इसका है 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये दो सवाल थे, एक सवाल था बबल पे और दूसरा सवाल था ड्रॉपलेट पे। तो दोनों सवाल हमने देख लिया है। पहले वाले सवाल में हम लोगों ने सरफेस टेंशन ज्ञात किया था, दूसरे वाले सवाल में हम लोगों ने क्या करा है, प्रेशर ज्ञात किया है। कौन सा प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। बहुत आराम से बेटा हम इसलिए लेके चल रहे हैं पढ़ाई में कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। फास्ट अभी आगे क्लास होंगी तो थोड़ा आप लोग भी यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको फिर और फास्ट लेके चलेंगे। चैप्टर 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से लेके चल रहा हूँ। जहाँ बेसिक हम लोगों के एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ओके, और ये अच्छे टॉपिक भी हैं। बेसिकली यही सब चीज़ें जो हैं अच्छे से नहीं बताई जाती हैं और बच्चों को कंफ्यूज करती रहती हैं, तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों पे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन पे फोकस ज़्यादा अच्छा करा है। दीपक सिंह सर, क्लास ऑटोमेटिकली लीव क्यों हो रहा है? बेटा और किसी का तो नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है तो ये तो नहीं कि तुम ऊपर टच कर लेते हो, जो ऊपर आइकन बना रहता है ना लीव क्लास का, हो सकता है आप गलती से उसको छू लेते हो। तो मोबाइल थोड़ा दूर रख के ही सुनिए, हो सकता है स्क्रीन में टच करते हो आपकी क्लास लीव हो जाती हो। ओके, क्या क्लास लीव की दिक्कत हो रही है किसी और को भी? जिसको हो रही हो यस लिख दे तुरंत। दीपक सिंह के अलावा किसी और की क्लास बार बार लीव हो रही है? नहीं हो रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम से कभी कभी हो जाता है, हाँ ये हो सकता है। तो नेटवर्क तो बेटा हम वहाँ जो तुम्हारे घर के बगल में है उनसे कहो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें।
और क्योंकि अब कई स्टूडेंट जो है थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड में भी रहते हैं, तो हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो बाद में भी सुन सकते हो क्लास का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कैपिलैरिटी। सरफेस टेंशन हम लोग ने देख लिया क्या होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? केशिकत्व। और ये जो फिगर बना है ये सबने शायद कभी ना कभी देखा होगा, फिजिक्स सब पढ़ के आए हो 11th-12th में, तो ये फिगर जरूर देखा होगा इस तरह का, है ना। तो इसको समझाने से पहले एक जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो हम लोग देखते हैं नेचर में, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है वो। तो जैसे कि ये टैंक है, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है इसमें टैंक में, और इसमें हमने क्या करा है? कैपिलरी ट्यूब को उल्टा करके इसमें डिप करा है। तो ये हम लोगों ने देखा है, जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसमें आ जाता है। ये हम लोगों ने देखा है। पहले जो देखा है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कैपिलरिटी होता क्या है, ठीक है। और उसी के विपरीत एक कंटेनर है, उसमें मरकरी भरी है। ये शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो, मरकरी यानी पारा। अगर उसमें मरकरी भरी हो तो अगर उसमें हम कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा? जस्ट रिवर्स। जो पानी के केस में हुआ था, इसमें उसका जस्ट उल्टा होता है। यानी कि इसमें पानी ट्यूब में ऊपर राइज करा था, इसमें क्या हो रहा है? मरकरी ट्यूब के अंदर नीचे जो है फॉल करेगी, यानी ऊपर नहीं आएगी, नीचे जाएगी। ये देखो दिख रहा है इसका मरकरी का लेवल, यहाँ पानी का लेवल ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? फॉल करेगा। तो ये तो हमारे नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोगों ने कभी न कभी फिजिक्स प्रैक्टिकल के दौरान या ऐसे रैंडमली देखा होगा। कैपिलरी ट्यूब इसको कहते हैं, जो ट्यूब इंसर्ट करा है, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसी फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है? कैपिलैरिटी इफेक्ट या कैपिलैरिटी। सिंपल सी बात करें तो जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की कैपिलरी ट्यूब में राइज यानी ऊपर उठने की, या फॉल करने की यानी नीचे गिरने की, उसी टेंडेंसी को या उसी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी इफेक्ट। तो ये कैपिलैरिटी की परिभाषा है, और नेचर में हम लोग इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो केशनली यानी कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। सबको क्लियर है? यानी द्रव जब ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, किसमें? केश नली में, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? केशिकत्व कहते हैं। एक और छोटी सी बात, शुद्ध जल केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, हम लोगों ने देखा है। ये वाटर है, अगर शुद्ध जल है तो ये केश नली में क्या करता है? ऊपर चढ़ जाता है। उसी के विपरीत पारा केश नली में नीचे गिर जाता है। पारा क्या था? केश नली में नीचे आ गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, एक फ्लूइड और एक पारा, सबने देखा होगा। और इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिलैरिटी इफेक्ट या केशिकत्व। तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कॉलम इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। अब ये जनरली होता क्या है, क्यों होता है, इस पे हम लोग जाएंगे। ये बेसिकली होता क्यों है? तो मैंने पहले बताया था कि जो दो फोर्सेस होती हैं फ्लूइड में पाई जाती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो जैसे कि ये है कंटेनर, इसमें तुमने कैपिलैरिटी ट्यूब को इंसर्ट करा, ठीक। ये पानी से भरा हुआ था, ये है पानी। अब इसमें यहाँ तक पानी आ गया, फॉर एग्जाम्पल इतना जो है पानी ऊंचाई तक इस ट्यूब में आ गया। तो ये होता क्यों है एक्चुअली? देखो पानी ऊपर जा रहा है, ये क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई बल है जो पानी को ऊपर की तरफ घसीट रहा है ना। और क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इसका जो वेट होगा पानी का वो क्या होगा? mg, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जब फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसको तो नीचे आना चाहिए, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है।
ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन होती है, मैंने बताया था कि जो कैपिलरी ट्यूब है, जो मेनिस्कस बना हुआ है, इस पे क्या होगा, टेंजेंट टू द सरफेस क्या होती है, सरफेस टेंशन। इसका जो टेंजेंट होगी, ये सरफेस है लिक्विड का, इसके टेंजेंट मैंने खींच दिया लाइन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या करती है, लिक्विड को ऊपर ले जाना चाहती है। सरफेस टेंशन क्या करती है, लिक्विड को ऊपर ले जाना चाहती है। तो इसमें क्या है, दो फोर्सेस होती हैं, मैंने बताया था, कोहेसिव और एडहेसिव। जब भी एडहेसिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी, तब क्या होगा, लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। एडहेसिव फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, जब उनकी वैल्यू कम होगी, किससे, जो पानी के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे, तो क्या होगा, वो उसको ऊपर घसीट ले जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो वाटर है ऊपर की तरफ खिंच जाता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग कैपिलरी राइज बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी जब भी राइज होता है, उस केस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स जो होती है, एडहेसिव फोर्स जो है वो किससे ज्यादा होती है, कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अब इसके विपरीत दूसरी बात करें, जब मरकरी को, मरकरी में हम लोग ट्यूब को डिप करते हैं, तो क्या होता है उस केस में, जैसे ये लेवल था मरकरी का, और हमने क्या करा है, ये Hg है मरकरी, और इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब को उल्टा करके इंसर्ट करा है, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फॉल हो रहा है। तो पिछले वाले केस में क्या था, एडहेसिव फोर्स ज्यादा थी कोहेसिव फोर्स से, जिस वजह से वो उसको ऊपर घसीट ले गई। इस केस में क्या है, एडहेसिव फोर्स जो है, यानी कि फोर्स बिटवीन वेपर और मरकरी, वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो मरकरी के मॉलिक्यूल है उनके बीच की जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, वो ज्यादा है एडहेसिव फोर्स है, यानी कि मरकरी के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है वो उससे ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, ये नीचे खिंचाएगा। तो ये दो प्रक्रिया होती हैं, यानी जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है तो पानी क्या करता है, द्रव, वो राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में। जब एडहेसिव फोर्स कम होती है कोहेसिव फोर्स से, तो क्या करता है, फॉल करता है। और इसी फिनोमिना को हम लोगों ने नाम दिया है कैपिलरी एक्शन, कैपिलैरिटी, या फिर कैपिलैरिटी इफेक्ट, कोशिकत्व इसी को कहते हैं। तो जैसे कि सरफेस टेंशन क्या था, वो किसकी वजह से होता था, सिर्फ कोहेसिव फोर्स की वजह से होता था। लेकिन कैपिलैरिटी इफेक्ट जो होता है, कैपिलरी एक्शन जो होता है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दोनों फोर्स का रोल होता है, एडहेसिव फोर्स का भी रोल होता है और कोहेसिव फोर्स का भी रोल होता है। लेकिन सरफेस टेंशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उस केस में सिर्फ कोहेसिव फोर्स ही रहती है, एडहेसिव फोर्स का वहां पे बहुत ही कम रोल होता है, इसलिए वहां पे उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोहेसिव फोर्स, या ऐसे पूछते हैं कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, या कभी कभी पूछते हैं कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, या सिर्फ एक की वजह से होता है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन की जब वो बात करेगा तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे वहाँ कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है, और कैपिलैरिटी की जब बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे वहाँ कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों का ही रोल है। ठीक है, तो ये था कैपिलैरिटी के बारे में। और इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि ये दो ट्यूब हैं, सॉरी दो कंटेनर हैं, एक में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पानी, और इसमें क्या है, मरकरी भरा हुआ है। अब देखो पानी वाला जो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, एक दो तीन चार पाँच छह ट्यूब हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, हम लोग को एक चीज दिख रही है कि जो ट्यूब है उसकी डायमीटर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसकी डायमीटर डी है,
और इसकी डायमीटर देख रहे हो कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी, यानी छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे ट्यूब का डायमीटर हम लोग जो है कम करते जाते हैं, कैपिलरी एक्शन उतना ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, यानी जो लिक्विड राइज करा है उसकी हाइट जो है वो ज्यादा होगी, उसकी हाइट जो है ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिस ट्यूब का डायमीटर ज्यादा है। यानी अगर ट्यूब का डायमीटर ज्यादा है तो उसमें जो कैपिलरिटी इफेक्ट है वो कम होगा, अगर ट्यूब का डायमीटर कम है तो उसमें कैपिलरिटी इफेक्ट या कैपिलरी राइज जो है वो ज्यादा होगा। ये सबको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना उसमें क्या बोलते हैं, कैपिलरी इफेक्ट को हम लोग लेके नहीं चलते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, प्रेशर ज्ञात करेंगे, कई सारे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हैं, वेलोसिटी ज्ञात करेंगे ना, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि सरफेस टेंशन या फिर ये कैपिलरिटी इफेक्ट जो है ये नेग्लिजिबल है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो जनरली ट्यूब इस्तेमाल करते हैं ना उनकी डायमीटर बहुत ज्यादा होती है, उनकी डायमीटर ज्यादा होती है, जनरली 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है उनकी डायमीटर। तो जब भी डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो ना, तो उस केस में कैपिलरिटी इफेक्ट जो होता है वो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत कम सा उसमें राइज हुआ होगा जो कि हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये बात ध्यान में रखना कि हम लोग जो आगे पढ़ाई करेंगे उसमें कैपिलरिटी इफेक्ट को हम लोग जो है कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डायमीटर ऑफ ट्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जब डायमीटर ऑफ ट्यूब 1 सेंटीमीटर से कम हो, जैसे कि जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसमें पाइप कैपिलरी एक्शन, जो हमारी नसें हैं वो भी एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करती हैं, तो उनकी डायमीटर बहुत कम है, तो उन सब केसेस में ये इफेक्ट को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब मरकरी की बात करें तो जैसे जैसे डायमीटर कम हो रही है ट्यूब की, उसमें क्या हो रहा है, देखो लिक्विड जो है वो बहुत कम फॉल कर रहा है, बहुत कम। जैसे जैसे डायमीटर ऑफ ट्यूब जो है बढ़ रही है, लिक्विड बहुत ही कम फॉल कर रहा है। जैसे कि डायमीटर ज्यादा है ट्यूब की, तो इसमें जो है फॉल जो है बहुत कम है, इतना सा है बस। जब ट्यूब की डायमीटर कम है तो फॉल देख रहे हो कितना है, इतना, यानी बहुत ज्यादा है। तो इस केस में भी हम लोग वही बोल सकते हैं जो भी पिछले क्लास में डिस्कस करा था, यानी जब पतला सा ट्यूब होगा तभी उस केस में हमको फॉल जो है बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर ट्यूब की डायमीटर बहुत ज्यादा है तो फॉल इतना कम होगा कि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, नेग्लिजिबल। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी ट्यूब की डायमीटर हमारी कम होती रहती है तो उस केस में कैपिलरी एक्शन जो है ज्यादा होता है, जैसे जैसे ट्यूब की डायमीटर हम लोग बढ़ाएंगे उसमें कैपिलरी एक्शन बहुत ही कम होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरी बात जो हम लोगों को करनी है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको स्पर्श कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को स्पर्श कोण। ये क्या है देख लेते हैं, बढ़िया सा चीज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो हम लोग ने दो लिक्विड पढ़े हैं, एक पढ़ा है वाटर और एक पढ़ा है मरकरी। ठीक है, इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे क्योंकि एक में राइज करता है और एक में फॉल करता है, तो बस यही दो चीजें होती हैं। तो जब भी वाटर की बात करें इसका मतलब उसमें राइज करेगा, जब भी मरकरी की बात करें उसका मतलब उसमें फॉल करेगा। अब हम लोगों को एक चीज और देखनी है, हम लोगों ने जैसे कि कभी कभी ऑब्जर्व सबने शायद करा हो कि पारा जो होता है ना, थर्मोमीटर सबके पास होगा, पुराना वाला जो आता था जिसमें पारा होता था। अगर थर्मोमीटर वो किसी का टूटा हो और उसका जो पारा होता है अगर वो जमीन पे गिरा हो, कभी कभी तो बच्चे 6 7 क्लास के खेलते भी हैं उससे, पेन में भर लेते हैं, शायद किसी ने करा हो, मैंने तो करा था। तो पारा जो है अगर गिर जाता है जमीन में तो वो क्या करता है, छोटी सी ड्रॉपलेट बना लेता है, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। सबने ऑब्जर्व करा है। लेकिन एक चीज और सबने ऑब्जर्व करी होगी कि पारा जो है वो जमीन को या जिस पे गिरता है वो गीला नहीं करता है, मतलब गीला नहीं करता उसको। अगर उसके विपरीत पानी गिर जाए, पानी अगर जमीन पे गिर जाए तो क्या होता है, सबको पता है वो गीला कर देता है, ये सबको पता है। तो यहीं से बस ये दो टर्म आ रहे हैं, जैसे पानी क्या करता है, गीला करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड। मरकरी जैसे हमको पता है गिर जाता है अगर तो वो गीला नहीं कर पाता है फर्श को या ग्लास को, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड, यानी जो गीला नहीं कर सकता है। ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला करना। तो वाटर वेटिंग फ्लूइड है, मरकरी क्या है, नॉन वेटिंग फ्लूइड। अब ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है या एक जनरल स्टेटमेंट अभी हम बताएंगे। अगर वो जो लिक्विड है उसके कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो वो वेटिंग फ्लूइड कहलाएगा, अगर उस कैटेगरी के बाहर आ रहा है तो वो नॉन वेटिंग फ्लूइड कहलाएगा।
समझ में आ गया? वो क्या है पैरामीटर? वो पैरामीटर है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी स्पर्श कोण अगर हमको कोई बता दे ना, फाई, इसको फाई से दिखाते हैं, अगर कोई हमको स्पर्श कोण बता दे तो हम ये कह देंगे कि वो वेटिंग फ्लूइड है कि नॉन वेटिंग फ्लूइड है। कैसे? अगर स्पर्श कोण जो है लेस देन, अगर स्पर्श कोण की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, अगर फाई या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, अगर फाई की वैल्यू, बेटा माइक बंद रखो सब लोग, मैं बार बार नहीं बंद कर पाऊंगा। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? वेटिंग फ्लूइड। यानी वो सरफेस को वेट कर देगा और इस केस में क्या होगा? एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ये हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस केस में उसी के विपरीत जो नॉन वेटिंग फ्लूइड होते हैं, जैसे कि मरकरी, ये मरकरी जो है नॉन वेटिंग फ्लूइड है, इसका क्या होता है? फाई जो होता है स्पर्श कोण, वो ग्रेटर देन 90 होता है। सबने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसी के अंदर भी, यानी कि एंगल अगर एक्यूट है यानी लेस देन 90 है तो वेटिंग फ्लूइड होगा, एंगल अगर एक्यूट नहीं है 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। ये सबको दिमाग में समझ में आ गया? याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि वेटिंग फ्लूइड अगर फाई की वैल्यू लेस देन 90 है तो वेटिंग फ्लूइड हो जाएगा, फाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो नॉन वेटिंग फ्लूइड हो जाएगा। ये तो एंगल हो गया 90 से ज्यादा। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ये एंगल एक्चुअली हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सबको पता है एंगल क्या होता है? इन दोनों लाइन के बीच में जो है उसी को एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो ये समझ लेते हैं एंगल कैसे मेजर करते हैं। अब देखो, पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ठोस की सतह पर द्रव के भीतर की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा को टेंजेंट भी बोलते हैं, तथा ठोस सतह के मध्य के कोण को स्पर्श कोण कहा जाता है। सब लोग पढ़ लो एक बार, ठीक है। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे, पहले एक बार डेफिनेशन देख लो। इंग्लिश में देखें तो एंगल दैट टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, तो पहला शब्द आ रहा है इसमें टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, दूसरा आ रहा है लिक्विड सरफेस, तीसरा आ रहा है सॉलिड सरफेस, ठीक है, और लास्ट में आ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक, दो, तीन, चार, तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो ये चार चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है। टेंजेंट सबको पता है क्या है? अब ये पानी है कंटेनर में, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इस तरह का मेनिस्कस बनता है कुछ पानी का। सबसे पहले जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कॉनकेव मेनिस्कस, तो ये देखो इस तरह से बना हुआ है इसका सिंबल। तो जब पानी होता है तो उस केस में ऐसा मेनिस्कस बनता है, जब मरकरी होता है तो मेनिस्कस उल्टा बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो पानी के केस में बनेगा कॉनकेव। तो ये जो पॉइंट है ये हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कंटेनर और वाटर, तो ये पॉइंट कांटेक्ट पता चल गया। टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, यही सरफेस क्या है? लिक्विड का सरफेस है। यही जो सरफेस है ये लिक्विड का सरफेस है, वाटर का, है ना। अब इस पे क्या करी हम लोगों ने? टेंजेंट बना लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये टेंजेंट बन गई। ये क्या हो गई? टेंजेंट। ठीक, लिक्विड सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन खींची, उसके सरफेस के समांतर, उसी को हम लोगों ने बोल दिया टेंजेंट। तो टेंजेंट का रोल खत्म हो गया, लिक्विड सरफेस का रोल खत्म हो गया, सॉलिड सरफेस की बात करी जाए तो ये क्या है? कंटेनर, ये सॉलिड सरफेस है, ये जो लाइन है लिक्विड कंटेनर की। तो ये जो एंगल बना इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करना है तो जो सरफेस है लिक्विड का उससे एक टेंजेंट बनाओ, और जिस कंटेनर में रखा है उस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। मरकरी के केस में कैसे देखेंगे इसको? मरकरी के केस में मेनिस्कस ऐसा होगा, टेंजेंट जब खींचोगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ये क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट हो जाएगा इसके, और ये इसका कंटेनर है,
मरकरी का। ठीक, ये जो एंगल हो जाएगा ये तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण हो जाएगा फाई। अब यहाँ से हमको दिख रहा है इस केस में फाई की वैल्यू क्या है, लेस देन 90, और इस केस में फाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। तो ये नॉन वेटिंग फ्लूइड हो जाएगा और ये क्या है, लेस देन 90, तो ये हमारा वेटिंग फ्लूइड हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है, और कांटेक्ट एंगल की हेल्प से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वेटिंग फ्लूइड है कि नॉन वेटिंग फ्लूइड है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। अभी तक हम लोगों ने देखा है कैपिलरी राइज एक्चुअली होता क्या है, कैसे इसको नेचर में पाया जाता है। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो वो कितना राइज करेगा कंटेनर में, वो कंटेनर में कितना राइज करेगा इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है एच। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, राइज और फॉल की वैल्यू तो निकालना पता होना चाहिए, तभी तो कह सकते हैं कितना राइज कर रहा है कितना फॉल कर रहा है। अगर मरकरी के केस की बात करें तो इस तरह का मेनिस्कस हो जाएगा, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है ये कितना फॉल करा है अपने लेवल से। तो इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन खैर आप लोगों को मैं नहीं ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, किताब में अवेलेबल है, देख लेना। कुछ नहीं करा है, वेट को सरफेस टेंशन से बराबर कर दिया है। जो W बराबर mg लग रहा है इसका पानी का लिक्विड, और सरफेस टेंशन लग रही होगी यहाँ पे सिग्मा, इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेना एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो इन्हीं दोनों को जब बैलेंस करोगे, सिग्मा ए बराबर mg रखोगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसी एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो ये कैपिलरिटी है, ये देखो सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एच क्या है जो हम लोग को ज्ञात करना है। तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। एक बार देख लो फॉर्मूला, फिर मैं बताता हूँ सबके मतलब क्या है। एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर, इसकी डेंसिटी रो है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। डी क्या है, इस ट्यूब का डायमीटर, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा डी। तो सारे सिंबल सबको क्लियर हो गए। एच बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो अगर हमको कॉस थीटा पता है यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पता है, सरफेस टेंशन पता है, फ्लूइड की डेंसिटी पता है, और कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर पता है, तो हम लोग जो है एच की वैल्यू जो है ज्ञात कर लेंगे इस रिलेशन की हेल्प से। अब इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहूंगा, जो कैपिलरी फॉल होगा ना उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, कैपिलरी फॉल का भी फॉर्मूला सेम होगा, बस वहां पे जो कॉस थीटा हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, तो निगेटिव का मतलब होता है फॉल। अगर एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब होता है राइज, अगर एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब होता है फॉल। एच मान लो आ गया +2 मीटर, तो इसका मतलब है 2 मीटर राइज हो गया। अगर एच की वैल्यू आ गई मान लो -1 मीटर, इसका मतलब है -1 मीटर जो है वो फॉल कर जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है राइज और फॉल के लिए, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखना, और एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव या निगेटिव इंडिकेट करेगा कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 अगर मरकरी है, और एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी अगर वाटर है। तो इसको कैपिलरी राइज कहते हैं, इसको कैपिलरी फॉल कहते हैं। ये हो जाएगा फॉल, ये हो जाएगा
राइस। तो डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी है बट थोड़ा थोड़ा सा देख लो, कुछ करा नहीं है, वही करा हुआ है। इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से h बराबर जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना किताब में भी अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला है, तो पहले ही मैंने बता दिया, अगर थीटा जो है लेस देन 90 होगा तो वो क्या कहेगा, लिक्विड इज सेड टू वेट द सॉलिड। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो लिक्विड इज रिपेल्ड बाय द सॉलिड एंड ट्राइज नॉट टू वेट इट। एग्जाम्पल, वाटर वेट द ग्लास बट नॉट वैक्स, यानी कि पानी जो है ग्लास को जो है गीला कर देता है, लेकिन जो वैक्स होती है ना, मोम, वो नहीं गीला कर पाती है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है उसी से रिलेटेड, तो आप लोग ट्राई करिएगा। क्या करना है, कैपिलरी राइज यानी एच की वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को। ट्यूब की डायमीटर दी है 2.5 mm। पहले केस में वाटर में डिप करा गया है और दूसरे केस में क्या है, मरकरी में डिप करा गया, तो दो अलग अलग कंटेनर है उसमें डिप करा गया है, तो दोनों के लिए हमको एच की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। सरफेस टेंशन दिया है वाटर के लिए इतना और मरकरी के लिए इतना दिया हुआ है। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 13.6, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसको जो है इंटू 1000 से गुणा कर देंगे तो इसकी डेंसिटी निकल आएगी। और एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है मरकरी के केस में 130 डिग्री। तो ये दोनों चीजें हैं, इसकी हेल्प से हम लोगों को जो है कैपिलरी राइज जो है वो ज्ञात करना है। तो अगर अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में लिख के, या कोई क्वेश्चन हो तो वो डाल सकता है। तो आज की क्लास ओवर हो गई है, अभी किसी को अगर कोई डाउट है जो भी आज बताया है तो वो डिस्कस कर सकता है। जिसको नहीं है वो क्लास लीव कर सकता है, क्लास इज ओवर। अगर किसी को कोई डाउट है तो ही वो क्लास में बैठे और कुछ पूछे, रेस्ट दे कैन लीव द क्लास।